हाँ आगे जाता है, बंद कर दो। नहीं मुझे। जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि संविधान के प्रमुख काम क्या है। संविधान हमें वो कौन सी चीजें उपलब्ध कराता है जिसके कारण हम उस पर विश्वास करते हैं और वो हम पर शासन करता है। वो मैंने आपको चारों काम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा दिए हैं। आज मैं चल रहा हूं उससे आगे की कहानी को समझाने और बताने कि क्या होती है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। वो कौन सी चीजें होती हैं जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को या दो प्रकार की अन्य भौगोलिक क्षेत्र फलों में रहने वाले लोगों को एकजुट करती है। कैसे एक राष्ट्र का निर्माण होता है ये मैं समझाऊंगा आपको। संविधान की सत्ता क्या होती है इस बात को मैं समझाऊंगा आपको, और ये भी मैं समझाऊंगा कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। फिर इसके साथ ये भी समझाऊंगा मैं आपको कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा क्या होती है और किसी भी राष्ट्र के लिए संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा का होना क्यों जरूरी है, क्यों इनके बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है किसी भी राष्ट्र की राजनीति के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला विषय समझते हैं कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है। तो आइए अपनी किताब उठाते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान किसी भी समाज की बुनियादी पहचान होता है। हमारे देश की आज पहचान हमारे संविधान के कारण है। हमारा देश आज दुनिया में जो जाना जाता है उसके नाम में ही आ जाता है कि भारत गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक इंडियन रिपब्लिक, भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य। समझ में आई बात? तो ये हमारे देश की पहचान बताता है हमारा संविधान। लेकिन हम इसे अपनी पहचान कब एक्सेप्ट करते हैं, किन हालातों में हम संविधान को अपनी पहचान एक्सेप्ट करते हैं, ये भी जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या असमिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अंततः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सकता है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। तो संविधान पहली बात हमें एक राजनीतिक पहचान देता है। क्या देता है? राजनीतिक पहचान देता है और हम सबको कुछ नैतिक नियम देता है जिससे कि हम सब पे एक सीमाएं लग जाती हैं, जिससे कि हम सब कुछ नियमों में बंध जाते हैं और हम उन गलत कामों को नहीं करते जो कि समाज में एक उत्पात पैदा करें या समाज को अशांति की तरफ ले जाए। हम उन कामों को नहीं करते हैं। संविधान सबसे बड़ी भूमिका यही निभाता है कि हमें एक राजनीतिक पहचान देता है, हमें एक नियमों और कानूनों का एक सिद्धांत उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से वो हमें ये स्पष्ट कर देता है कि एक समाज में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना है और क्या नहीं करना, किन चीजों पर उसे काम करना है, किन चीजों पे उसे काम नहीं करना। तो ये दो बातें तो वो बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देता है।
समझ में आई बात? अरे यार जुकाम है बहुत ज्यादा। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझी भी हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। अधिकतर जितने भी दुनिया में संविधान हैं उन सभी में एक विशेषता है कि वो कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं। दुनिया के हर संविधान में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग ढंग की होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीय या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संविधानों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। देखो, हर देश की अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान होती है। हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान हमने न जाति को बनाया है, न धर्म को बनाया है और न ही लिंग को बनाया है। समझ रहे? हमारे देश में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर प्रकार के लोगों को, हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान का आधार हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास हमारे एकीकरण का आधार है। हमने नस्ल को आधार नहीं बनाया। जैसे जर्मनी ने अपने राष्ट्र की पहचान किसे बताई है? जर्मन नस्ल के लोगों के रहने की स्थान को। जैसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान क्या है? एक वो इस्लामिक देश है, ये मुसलमानों का देश है। समझ में आई बात? तो ये उनकी पहचान है, लेकिन हमारी ऐसी कोई पहचान नहीं है। हमारी एक संवैधानिक पहचान है, हमारी एक ऐतिहासिक पहचान है और हम उसी ऐतिहासिक पहचान पर चलते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग चीजों पर, किसी भी राष्ट्र की पहचान अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। तो कुछ देश अपने आप को धार्मिक पहचान के आधार पर इंगित करते हैं, कुछ देश अपने आप को ऐतिहासिक पहचान पर, कुछ देश अपने आप को भाषाई पहचान पर। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके होते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी पहचान को बनाते हैं। लेकिन सबकी जो कानूनी पहचान होती है, संवैधानिक पहचान होती है, उनमें कुछ बुनियादी बातें एक जैसी ही होती है। अब आते हैं संविधान की सत्ता पर। अब आते हैं किस पर? संविधान की सत्ता पर। क्या है संविधान की सत्ता? समझते हैं। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। क्या कार्य है भाई? अरे छोड़ो इसको। संविधान क्या है? पहला प्रश्न उठता है, संविधान कितना प्रभावी है? ये बात किस पर निर्भर करती है? समझेंगे। क्या संविधान न्यायपूर्ण है? इन तीन प्रश्नों को हम चल रहे हैं अब समझने। समझ रहे बात? संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान कितना प्रभावी है और संविधान न्यायपूर्ण है? इन तीन प्रश्नों को चल रहे हैं हम समझने आज। समझ में बात? इन तीन प्रश्नों को तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि क्या संविधान न्यायपूर्ण है, प्रभावी है या नहीं। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। ये स्पष्ट होता है। ठीक है। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास
दस्तावेजों और निर्णय की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज है, अंडरलाइन कर लो इस चीज को, संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं संविधान वो किताब है या संविधान नियमों की वो सूची है जिसके माध्यम से एक देश को सैद्धांतिक और नैतिक आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है। सैद्धांतिक और नैतिक आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, समझ में आई बात? तो हम उसे संविधान कह सकते हैं, ठीक। और क्या है, लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना है। सबसे बड़ी चीज क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावशीलता। किसी भी संविधान की प्रभावशीलता ये निर्धारित करती है कि संविधान कैसा है। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब मुझे पढ़ाना नहीं आता। आपको समझ में आ रहा है तभी मेरे को आ रहा है पढ़ाना, समझ में आई बात? संविधान भी ऐसा ही है। अगर संविधान के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर देश की जनता नहीं चल रही तो संविधान का कोई मतलब नहीं, उस संविधान की सत्ता ना के बराबर है। जैसे पाकिस्तान में संविधान ना के बराबर है, कहने के लिए वहां संविधान है लेकिन कोई संविधान के रास्ते पर चलता नहीं है, कोई संविधान के रास्ते पर नहीं चलता, कहने के लिए एक संविधान है बस, समझ में आई बात? तो आप ये नहीं कह सकते कि संविधान सिर्फ एक किताब, ना ना ना। संविधान में लिखी बातें अगर समाज में इंप्लीमेंट हो रही हैं तो संविधान है, नहीं तो संविधान का कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये अब मान लो सरकार नीति चला रही है गरीबों को घर देने की, घर बन भी रहे हैं लेकिन वो घर ऐसे बन रहे हैं कि अगले 6 महीने बाद ही टूट के जाएंगे। तो क्या वो नीति प्रभावी है? हम उसे प्रभावी नहीं मानेंगे। हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये नीति प्रभावशाली है, क्योंकि उस नीति के आड़ में बहुत बड़े स्तर पर घपलेबाजी की जा रही है, बहुत बड़े स्तर पर घपलेबाजी की जा रही है, जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ये बात जान लो आप। आई बात समझ में? वो न्याय संगत तब कहलाएगी जब सच में जितना आवंटित किया जा रहा है पैसा उतना लोगों को मिल रहा, जितना सरकार भेज रही है उतना पैसा उस व्यक्ति के खाते में जा रहा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ नीति प्रभावशाली है। और अगर सरकार 5,000 भेज रही है और व्यक्ति को सिर्फ 1,000 मिल रहा है तो हम इसे नीति को प्रभावशाली नीति नहीं मानेंगे। तो यही बात संविधान की, संविधान में लिखा कुछ है और लोग कुछ कर रहे हैं तो हम इस संविधान को प्रभावशाली संविधान नहीं मानेंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या कहता है? उसे कौन सी बातें प्रभावी बनाती, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती हैं कि लोगों के जीवन का वास्तव में उसका लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। तो वो कौन कौन से कारण हैं? आइए हम उन्हीं को समझते हैं। आइए हम अब उन्हीं को समझते हैं कि संविधान के निकल लिया क्या हमने? हाँ गलती हो गई, ये टॉपिक मैंने डाला ही नहीं यार, पर इसी में इंक्लूड है, ठीक है, इसी में है।
कि संविधान को प्रचलन में लाने के क्या तरीके होते हैं, वो कौन सी नीतियां हैं जो एक संविधान को प्रभावशाली बनाती हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जो एक संविधान में होंगी तो वो संविधान प्रभावशाली संविधान अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहली तो चीज ये होती है कि संविधान को बना कौन रहा है। समझ रही बात? संविधान को बना कौन रहा है, बनाने वाले पर निर्भर करता है कि संविधान प्रभावी होगा या नहीं, और संविधान किन परिस्थितियों में बन रहा है। ये बातें लिख लो अपनी कॉपी में जाकर। संविधान को बना कौन रहा है और बन किन परिस्थितियों में रहा है, ये निर्धारित करेगा कि संविधान प्रभावशाली होगा या नहीं। और संविधान अपने द्वारा जनता को दे क्या रहा है। ठीक है, संविधान को बना कौन रहा है, किन परिस्थितियों में बन रहा है, और संविधान जनता को दे क्या रहा है, किन चीजों की गारंटी दे रहा है। ये तीन चीज ही निर्धारित करेंगी कि संविधान इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि संविधान को प्रभावी यही तीन चीजें बनाती है। अभी पढ़ूंगा तो सुन लेना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। आ गई ना पहली बात, कि उसके अस्तित्व में आने की परिस्थितियां क्या, किन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ है। ठीक है, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। आगे बात कि किसने बनाया और उन्हें ये ताकत किसने दी, बनाने की ताकत उन्हें किसने दी। तो हमारा संविधान कब बना है? 1901। मारूंगा तमाचा, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना। 1950 नहीं बताना मुझे, या 1949 नहीं बताना मुझे। मैडम ऐसी पढ़ाती हैं क्या? बताती नहीं है क्या ये सारी चीजें? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं बताती? हाँ मुंह से बोलो हाँ या नहीं। नहीं बताती? ये नहीं बताया। नहीं बताया? यही तो है भारत का ज्ञान तंत्र। क्या बताने चल रहा था मैं? भारत का संविधान 200 वर्ष की गुलामी के बाद बना है। 200 वर्ष की गुलामी के बाद। और इन 200 वर्षों में क्या हुआ है? 200 वर्ष में क्या हुआ है? हम अधिकार विहीन रहे हैं, हम गुलाम थे। इन 200 वर्षों में क्या हुआ है? हम गुलाम थे, हम जानवरों से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे थे। समझ में आई बात? ये बात जानते हो ना? तो 200 वर्षों की गुलामी के बाद ये संविधान बनना प्रारंभ होता है। और बनाता कौन है इसे? बनाता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बस वही नहीं है, वो बनाते हैं जिनका जनता पर अटूट विश्वास था। वो लोग बनाते हैं जिनका जनता पर अटूट विश्वास था। दोनों का, जनता का उन पर और उनका जनता पर, कि हम जो बनाएंगे जनता उसे मानेगी। समझ रहे बात है ना? वो आप ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे और जन समर्थन प्राप्त व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने का काम किया है। 200 वर्ष की गुलामी जिसमें अधिकार विहीन जीवन था। समझ आए? ये जो 200 वर्ष का जीवन था हमारे भारतीय लोगों का, वो अधिकार विहीन था, कुत्तों वाला जीवन था, जानवरों वाला जीवन था हमारा। समझ रहे बात? तो इस जानवरों वाले जीवन से जब हमें कुछ अधिकार वाला जीवन जब मिलेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ? करेंगे ना? और वो लोग बना रहे थे जिन्होंने इनके लिए संघर्ष किया था, जिन्होंने इनके लिए मार खाई थी, लाठी खाई थी, जेल गए थे। ऐसे लोग भारत का संविधान बना रहे थे। समझ रहे बात? तो इसीलिए जनता का उन पर क्या था? भरोसा कि ये लोग जो भी बनाएंगे
वो हमारे हित के लिए बनाएंगे। मैडम ऐसे नहीं पढ़ाती क्या? कैसा पढ़ाती हैं? कैसे पढ़ाती हैं मुझे बताओ ना थोड़ा सा। अरे मुंह से बोल लो, तुम्हारा फेस नहीं आ रहा और ना तुम्हें कोई जान जाएगा, ठीक है? मुंह से बोलो कैसा पढ़ाती है, ऐसे बताती नहीं है। फिर कैसे बताती है? मतलब मेन पॉइंट्स पढ़ाती है। बोल तो मैडम मेन पॉइंट ना किताब में लिखा है, समझ आना बहुत जरूरी है चीजों को। मेन पॉइंट को क्या करूंगा मैं, रट करना है क्या मेरे को? बोल ही नहीं पाते हो कि पहली बात तो मैडम को है। मैं अकेले क्या बोलूं? गांधी जी ने भी यही सोचा होता कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो फिर हो लिया होता, फिर तो देश आजाद है ना। अगर उन्होंने भी अपनी वो हुलियत देखी होती और कहा होता मैं अकेला बुड्ढा क्या कर लूंगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा। जो अकेला कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। समझ में आएगा? तुम अकेले ही बाप बनोगे ना, कि 10 लोगों को बाप बनवाओगे अपने साथ। समझ में आई बात? तो इस बात को समझो, जो अकेला इंसान कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, वो कोई और नहीं कर सकता। समझ में आई बात? मैं भी कर सकता हूँ बहुत कुछ, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ में आई बात? इस बात को याद रखना है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो और तुम ना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। चाहत के ऊपर है सब कुछ, समझे पीयूष बाबू? सब कुछ किसके ऊपर है? चाहत के ऊपर। अगर चाहत नहीं है करने की तो कुछ नहीं होगा, और चाहत आ गई है करने की तो सब कुछ होगा। समझ में आई बात? कि अभी भी नहीं आई ये बात? भेजे में घुस गई इतनी बात? चलो बहुत अच्छा, आगे सुनो। तो 200 वर्ष की गुलामी, उसके बाद भारत का संविधान उन लोगों ने बनाया जिनका भारत की जनता पर अटूट विश्वास था, और इसी अटूट विश्वास के कारण भारत की जनता ने उनके द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकारा और उनके द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण किया। इसीलिए भारत का संविधान इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। भारत के संविधान के सफल होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि भारत के संविधान को बनाने वाले लोगों पर भारत की जनता अटूट विश्वास करती थी। और अगर भारत की जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया होता तो चाहे जितना अच्छा वो संविधान बना देते, संभव ही नहीं था कि वो इतना प्रभावशाली हो पाता, इतना इफेक्टिव हो पाता। समझ में आई बात? ये बातें मैडम ने बताई थी अपनी क्लास में, पक्का ना? किसी दिन मैं आ जाऊंगा क्लास में, आपकी मैडम से पूछिए। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे, अंडरलाइन करना है बातों को, अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधान के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह करवाया जिनमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत
संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उनके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अंततः संविधान बनाने वाले का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। तो संविधान बनाने वाले और संविधान के बनने की परिस्थितियां ये निर्धारित करती हैं कि संविधान सफल होगा या असफल होगा। बनाने वाला और परिस्थितियां, बनने वाली जिन परिस्थितियों में वो बनाया जा रहा है या उस किन परिस्थितियों के बाद बनाया जा रहा है, ये निर्धारित करेंगे कि संविधान सफल होगा या असफल। समझ में आई बात? तो इस बात को आप भेजे में गांठ बांध के डाल लो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले के 2 पॉइंट हम आगे की क्लास में और विस्तार से समझेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।